किसी की ज़िंदगी झंड करनी अगर सीखनी हो तो कहाँ से सीखें? SEC वालों से। SEC वाले कौन? सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन, जिन्होंने रिपल लैब्स की ज़िंदगी झंड कर रखी है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे पूरे उस केस की, यानी कि SEC वर्सेस रिपल कि पूरा ये केस चल क्या रहा है, क्यों ये केस स्टार्ट हुआ, इससे रिपल के ऊपर, XRP के ऊपर क्या इफेक्ट्स पड़ रहे हैं और आने वाले टाइम में क्या हो सकता है। ये वीडियो बनाने का मेरा मेन जो मोटिव था, मुझे क्यों इस चीज़ के लिए बोलते हैं ना, मुझे क्यों लगा कि इस चीज़ के ऊपर वीडियो बनाना चाहिए, क्योंकि YouTube सजेशन देता रहता ना, आप जिस तरह के वीडियोस देखते हो उस तरह के YouTube सजेशन देता रहता, तो रेगुलरली मेरे को दिखाई दे रहा है लोगों के वीडियोस, ऐसे वीडियोस जहां पे वो लिख रहे हैं कि XRP $1000 का होने वाला है, $500 का होने वाला है, $200 का होने वाला है, 2021 के एंड तक ही जो XRP है वो $500 चला जाएगा। मतलब जब तुमने इमेजिन ही करना है तो 500,000 पे क्यों रुक गए? $1,00,000 लिख देते सीधा, क्या फर्क पड़ता है उसमें? घर की तो खेती है, एक टेक्स्ट ही तो लिखना है, क्या जा रहा है उसमें। तो जो भी लोग इस तरह की चीज़ें बना रहे हैं, भैया पहले इन्वेस्टिगेशन ढंग से कर लो कि पूरा प्रोसेस क्या चल रहा है। तो वो वाला पूरी इन्वेस्टिगेशन करके आपके लिए ये वीडियो लेके आया हूँ। लेकिन एक बात क्या है, गलतियां इंसान से ही होती हैं, तो हो सकता है इस वीडियो में भी कुछ गलती हो, तो अगर आपको कोई गलती मिले तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि फिर उससे इम्प्रूवमेंट में हेल्प मिलती है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले सब्सक्राइब करने के लिए मैं नहीं बोलूँगा, क्योंकि वो आपकी अपनी इच्छा है। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक मार सकते हो, क्योंकि उससे इस वीडियो को और ज़्यादा लोगों तक पहुँचने में हेल्प मिलेगी। जब कोई पर्सन किसी वीडियो पे लाइक करता है तो सेम उसी तरह की चीज़ें देखने वाले लोगों के लिए यूट्यूब उस वीडियो को सजेस्ट करता है। लेकिन मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो चीज़ कि हमने एक मास्टर क्लास स्टार्ट करी है, एक सिंपल फ्री फंड वाली चीज़ नहीं कि हाँ कुछ भी चल रहा है, नहीं, स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए जो न्यूबीज हैं और फ्रॉम जीरो टू हीरो की जर्नी वो तय करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए मैंने स्टार्ट करी एक मास्टर क्लास, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां पे वीकली हम क्लासेस किया करेंगे। कल सैटरडे है, कल से पहली क्लास हमारी स्टार्ट होगी, तो अगर आप भी ज्वाइन करना चाहते हो तो नीचे लिंक दिया है, वहां से जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारी मास्टर क्लास को। ठीक, बाकी उसके अलावा तो भाई हमारा जो टेलीग्राम का ब्रॉडकास्ट है ही है, वहाँ पे फ्री जो मटेरियल है वो मिलता रहता है, प्लस ट्विटर फॉलो करना जरूर याद रखिएगा, क्योंकि बहुत सारे गिव अवेज, एयर ड्रॉप्स के बारे में इंफॉर्मेशन मैं सिर्फ अपने ट्विटर पर शेयर करता हूँ, और फ्री का माल क्यों छोड़ना है, ठीक है, एक फॉलो ही तो करना है, क्या जा रहा है, राइट। तो चलें करें, इस वीडियो को शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। तो मेन बात यह है कि 2012 में रिपल स्टार्ट हुआ था, रिपल नहीं स्टार्ट हुआ था, रिपल लैब्स ने बनाया XRP, जिसको हम रिपल बोलते हैं, लेकिन एक्चुअल में XRP ही नाम है उसका। ठीक, अब क्या हुआ, 2012 में बना, 2013 से सेल्स वगैरह इसकी स्टार्ट हुई, बिकना शुरू हुआ, मार्केट में इसने अच्छा अपना नाम कमाया। रिपल लैब्स का पहले भी इस तरह के प्रोडक्ट्स हैं जो बैंकिंग सेक्टर वाले लोग यूज करते हैं, बैंक्स यूज करते हैं ऑफ बॉर्डर ट्रांजैक्शंस करने के लिए, यानी कि एक देश से दूसरे देश के लिए अगर ट्रांजैक्शंस करनी है। अब बैंकिंग सिस्टम नॉर्मली अगर आप करें तो उसमें वो टाइम लेता है, एक्सपेंसिव भी होता है, लेकिन रिपल ने इस तरह के बहुत सारे एप्लीकेशंस डेवलप किए हैं। अब उस चीज को क्रिप्टो करेंसी के फॉर्म में यूज करने के लिए, ताकि तुरंत से वो ट्रांजैक्शन हो जाए एक कंट्री से दूसरी कंट्री। वैसे तो आप वेस्टर्न यूनियन मनी ट्रांसफर भी यूज कर सकते हो, लेकिन उनमें भी टाइम लगता है। रिपल लैब्स ने ये XRP टोकन बनाया, क्रिप्टो करेंसी बनाई, ताकि इसका यूज करके बैंक्स तुरंत से उस ट्रांजैक्शन को कर पाए। पिछले साल दिसंबर 2020 में SEC ने रिपल के ऊपर केस ठोक दिया, ये बोल के कि भैया इन्होंने XRP को एज अ सिक्योरिटी बेचा है, ये क्रिप्टो करेंसी नहीं है, ये सिक्योरिटी है और अनरेगुलेटेड सिक्योरिटी है। अब सिक्योरिटी क्या होती है, हम अगर बैंक में लोन लेने जाते हैं, है ना, तो वहाँ पे वो कुछ सिक्योरिटी मांगते हैं, तो हम अपनी ज़मीन के कागज़ या घर के कागज़ या अपना सोना, कुछ कोई चीज़ हम गिरवी रखते हैं। सेम काइंड ऑफ थिंग जब जो स्टॉक्स वगैरह होते हैं, जो हम कंपनी के स्टॉक्स खरीदते हैं, वो क्या है, ये सारी चीज़ें सिक्योरिटीज़ में आती हैं। 1946 में एक टेस्ट आया था जिसके 4 फैक्टर्स मैं आपको बताऊंगा, और एक्चुअल में उस टेस्ट का नाम क्या है वो मैं आपको नहीं बताऊंगा, वो आपको सर्च करके कमेंट्स में लिखना है।
इंफॉर्मेशन ऐसे ही ग्रो करती है, ठीक है। इससे ये भी पता लग जाएगा कि आप कितने सीरियस हैं इन चीज़ों के बारे में। अब उन्होंने क्या बोला कि भैया ये XRP जो है ये एक सिक्योरिटी है, ये क्रिप्टो करेंसी नहीं है और अनरेगुलेटेड है। और SEC एक्चुअल में क्या है, जैसे इंडिया में सेबी है जो स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करते हैं, वैसे ही US में SEC है। तो कि हमारी परमिशन के बिना, हमारे रेगुलेटर के बिना ये लोग सिक्योरिटीज को बेच रहे हैं। अब एक्चुअल में वो सिक्योरिटी किस चीज को बोल रहे हैं पता है, वो बोल रहे हैं जो ICO हुआ, क्रिस या ब्रैड हैं या फिर जो रिपल लैब्स ने खुद अपने पास से बेचे हैं, उनको सिक्योरिटी मान रहे हैं। लेकिन ये कह रहे हैं कि जो क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज के ऊपर बिका है रिपल, दैट इज नॉट सिक्योरिटी, वो सिक्योरिटी नहीं है, वो क्रिप्टो करेंसी है। लेकिन इन्होंने अपने पास से जो बेचा वो सिक्योरिटी है। मतलब ये वो वाली स्टोरी नहीं आगे थोड़ी थोड़ी लग रही है कि मेरा कुत्ता कुत्ता तेरा कुत्ता टॉमी, वो वाली स्टोरी होगी कि सेम वही चीज तो यार, वही रिपल उनके पास है, वही XRP उनके पास है, वही XRP एक्सचेंजेस पे बिक रहा है। रिपल लैब ने SEC से पूछा कि भैया जब तुमको लग रहा था, अगर तुमको पहले से लगा कि ये सिक्योरिटी है, XRP एक सिक्योरिटी है, तो तुमने पहले नोटिस क्यों नहीं दिया हमें, तुम सीधा केस क्यों ठोक रहे हो। जैसे अगर आपकी जमीन के ऊपर भी कोई कब्जा कर लेता है, कोई वहां पे झोंपड़ी बना लेता है, कुछ भी बना लेता है, तो आपको पहले उसको नोटिस देना पड़ता है कि ये हमारी जमीन है, इसे खाली करो। अगर वो नहीं मानते तब आप उनके ऊपर केस कर सकते हो। सेम एक ग्लोबल रूल है, राइट। सेम अगर आपको लग रहा है कि इस तरह की कोई फॉल्ट था, तो आपने पहले हमें नोटिस क्यों नहीं दिया, इतने सालों से क्यों देख रहे थे, 2013 से लेके 2020 तक तुमने इंतजार क्यों किया, पहले ही बोल देते कि तुमको ये प्रॉब्लम है, हम तुम्हारे जो भी क्वेरीज उनको सॉल्व कर देते, तुम सीधा केस क्यों ठोक रहे हो। इस चीज के लिए SEC ने कोई जवाब नहीं दिया। तो बहुत सारी एक उलझन वाली मकड़ी के जाले की तरह ये पूरा केस बन गया है। बहुत सारे लोगों को बिल्कुल भी पता नहीं है कि एक्चुअल में क्या है, उनको बस ये पता है कि SEC ने रिपल के ऊपर केस ठोका हुआ है, लेकिन क्या केस है वो नहीं पता। अब ये जो SEC वाले हैं, ये जो बोल रहे हैं कि ये सिक्योरिटी है, तो सिक्योरिटी एक्चुअल में किस चीज को काउंट किया जाता है। सिक्योरिटी के 4 फैक्टर्स हैं SEC के द्वारा कि भैया पहली चीज तो ये कि वो पैसे से खरीदी जानी चाहिए, है ना, कि मतलब आप पैसा देके उसको खरीद सकें। ऑब्वियसली कोई भी चीज आप पैसा देके खरीद सकते हो, XRP टोकन भी आप पैसा देके खरीद सकते हो। दूसरी चीज ये कि जितने भी होल्डर हैं सबके लिए उस एसेट का वैल्यू जो है वो बराबर होना चाहिए। अब रिपल मेरे पास है, आपके पास है, इलॉन मस्क के पास है, बिल गेट्स के पास है, किसी के भी पास है, उसकी वैल्यू वही होगी। अगर $2 है तो सबके लिए उसकी वैल्यू $2 ही है। ऐसा नहीं है कि मेरा जो रिपल है उसकी, मेरा XRP जो है उसकी वैल्यू $2 है और बिल गेट्स का जो XRP है उसकी $2 मिलियन है, नहीं, सबके लिए सेम है। चलो ठीक है, यहां पर भी उसको ऐड कर सकते हो। तीसरी चीज है कि जो एसेट है वो सिक्योरिटी कब माना जाएगा, जब उसमें एक्सपेक्टेशन होगी कि इसका प्राइस इंक्रीज होगा, है ना, वहां से कुछ प्रॉफिट की एक्सपेक्टेशन होगी। ऑब्वियसली क्रिप्टो करेंसी से हम सबको एक्सपेक्टेशन है कि उसका प्राइस राइज होगा और हम लोग को प्रॉफिट होगा। चौथी जो कंडीशन है वो ये है कि जो प्राइस राइज होना है वो उन 2 पार्टीज की वजह से नहीं होना चाहिए, जो बाय कर रहा है और जो सेल कर रहा है, उन 2 पार्टीज की वजह से नहीं होना चाहिए, वो होना चाहिए किसी थर्ड पार्टी की वजह से। जैसे अगर मैंने किसी कंपनी का स्टॉक खरीदा है, तो वो लोग सेलर हो गए, मैं बायर हूं, ठीक है, मैंने स्टॉक खरीदा है। अब उस चीज की वजह से स्टॉक की वैल्यू नहीं बढ़ रही है। वैल्यू किस चीज से बढ़ रही है स्टॉक की, कि उस कंपनी का जो भी प्रोडक्ट मार्केट में है उस प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ रही है, जिस चीज की वजह से कंपनी की वैल्यूएशन बढ़ रही है, और उस चीज की वजह से स्टॉक का प्राइस बढ़ रहा है, ठीक है। अब ये वाली चीज एक्चुअल में XRP के लिए वैलिड नहीं है, क्योंकि किसी भी क्रिप्टो करेंसी का प्राइस कैसे बढ़ता है, उसकी ट्रेडिंग की वजह से, ना कि किसी एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से। लेकिन इन्होंने ये बोला SEC ने कि रिपल लैब्स ने जिनको भी ये बेचा उनको ये एज ए सिक्योरिटी बना के बेचा है, मतलब ये 4 फैक्टर्स के हिसाब से। तो चौथा फैक्टर तो नहीं, नल एंड वॉइड हो जाता है यहाँ पे। लेकिन SEC अपनी बात पे टिका हुआ है कि नहीं, इन्होंने ऐसा ही किया। तो ये वो जिद्दी बच्चे की तरह सीन हो गया इनका कि नहीं, अगर जिद्दी बच्चे करते हैं ना कई बार कि हाँ इसने मेरी पेंसिल चोरी करी है, और उसको बोले कि नहीं एक बार अपने बैग में देख ले, बैग में हो सकती नहीं, इसने चोरी करी है तो करिए, भले ही बाद में उसी के अपने बैग से निकले। तो SEC की भी वही हालत है कि किसी की नहीं सुननी है, जो मैं बोल रहा हूँ बस बहुत सही है। अब SEC ने कोर्ट में ये बोला कि ब्रैड और क्रिस की पिछले 8 साल की, यानी 2012
से लेकर अभी तक की उनकी पर्सनल फाइनेंशियल रिपोर्ट्स को दिखाने के ऑर्डर दिए जाएं उनको। तो जो कोर्ट था, कोर्ट ने एक चीज बोली कि उनके पर्सनल होल्डिंग्स या उनके पर्सनल एसेट की या उनकी पर्सनल फाइनेंशियल रिपोर्ट की जरूरत क्या है। जो भी XRP की जो भी सेलिंग हुई है उसका पूरा डाटा तो ये दे चुके हैं। अगर आपको इनका पर्सनल फाइनेंशियल रिकॉर्ड चाहिए तो आप हमें कोई सॉलिड प्रूफ्स लेके आओ, अगर हमें वो सही लगता है तो हम इन्हें ऑर्डर दे देंगे। ठीक है, ये बात खत्म हो गई। अब कंटिन्यूटी में वो इसी चीज के ऊपर टिके हुए हैं कि भैया ये सिक्योरिटी है, इन्होंने अनरेगुलेटेड तरीके से बेचा है और बहुत पैसा कमाया है। चलो, यहां पर जो हमारे रिपल लैब के लॉयर हैं उन्होंने एक बात पूछी, मल्टीपल चीजें हुई हैं। उन्होंने एक तो SEC को ये बोला कि अगर तुमको 13 से लग रहा था, अगर तुमको शुरू से लग रहा था कि ये एक सिक्योरिटी तो तुम पहले क्यों नहीं बोले। दूसरी चीज कि 2019 में जब US बेस्ड कुछ क्रिप्टो एक्सचेंजेस तुमसे ये बात करने आई थी, तुमसे ये बात पूछी गई थी कि क्या XRP एक सिक्योरिटी है, तब तुमने उनको बोला क्यों नहीं कि हाँ ये सिक्योरिटी है। तब क्यों नहीं उस चीज का जवाब दिया गया और ये क्यों बोला गया कि इट इज येट नॉट डिसाइडेड, जब डिसाइड होगा तब बता देंगे। तो जब तुम ऑलरेडी इस चीज के चक्कर में थे, प्लान में थे कि तुमने केस करना है, तो मतलब तुम्हारा अभी तक डिसाइड नहीं था इतने सालों से। फिर उसके बाद उन्होंने ये चीज बोली गई कि रिपल लैब की तरफ से कि SEC किस बेस के ऊपर, किस कन्वर्सेशन के ऊपर रिपल को एक सिक्योरिटी मान रहा है, XRP को एक सिक्योरिटी मान रहा है, वो हमें पता करना है। तो ना तो वो बिटकॉइन को सिक्योरिटी बोल रहे हैं, ना वो इथेरियम को सिक्योरिटी बोल रहे हैं, किसी भी चीज को लेके वो सिक्योरिटी नहीं बोल रहे हैं। तो इनकी जो भी अपनी पर्सनल, जो इनकी इंटरनल कन्वर्सेशन हुई है, उस कन्वर्सेशन को हमारे तक पहुंचा जाए। हमें वो कन्वर्सेशन चेक करनी है ताकि हमें पता लगे कि क्यों ये लोग XRP को एक सिक्योरिटी की तरह कैटेगराइज कर रहे हैं। तो उसमें एक चीज मेजरली ये आई कि वो लोग ये कहते हैं कि XRP जो है उसकी कोई यूटिलिटी नहीं है, उसका कोई काम नहीं। जैसे एक स्टॉक होता है, उसकी कोई यूटिलिटी नहीं है एक्चुअल में। लाइक आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपने स्टॉक को आपके पास है, आप ऐसे उसको दुकान में ले जाओ और दुकान में जाके उससे बोलो कि ये लो इस कंपनी का स्टॉक और मुझे सामान दे दो, है ना। लाइक किसी भी तरह से XRP की यूटिलिटी नहीं है। लेकिन एक्चुअल में XRP की यूटिलिटी है, जो हमने बात करी पहले कि क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन के लिए XRP बैंक्स की तरफ से यूज होता है। तो भैया तुम क्या चल रहा है। तो कहीं ना कहीं ये चीज भी लग रही है कि क्या SEC को कोई एंटी रिपल लैब्स इस चीज के लिए प्रमोट कर रहा है कि तुम जबरदस्ती रिपल लैब को बंद करवाओ या प्रॉब्लम क्रिएट करो इनके लिए। मे भी हो सकता है, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो क्या हो सकता है, अगर दो सिनेरियोज है हमारे पास, या तो SEC इस केस को जीतेगा या फिर रिपल लैब इस केस को जीतेगा, राइट। अब इस दौरान हुआ क्या है, जब से ये केस चल रहा है, बहुत सारी क्रिप्टो एक्सचेंजेस ने रिपल XRP को डिलिस्ट कर दिया। अब उन एक्सचेंजेस के ऊपर XRP की ट्रेडिंग नहीं होती है। उनको क्या लगा था, डाउट वाली बात थी कि जब इतना बड़ा केस चल रहा है, SEC की तरफ से केस चल रहा है, तो XRP की वैल्यू खत्म हो जाएगी, मार्केट में इसकी डिमांड खत्म हो जाएगी। तो अगर हम इसे एनलिस्ट करके भी रखेंगे तो ये एक लायबिलिटी बन जाएगा, एक एसेट नहीं रहेगा हमारे लिए, एक लायबिलिटी बन जाएगा। इसलिए उन्होंने पल्ला झाड़ लिया अपना। लेकिन जब उन्होंने देखा कि यार मार्केट में तो इसके लिए एक नाम और बनता जा रहा है, जितना केस चल रहा है उतना ज्यादा नाम बनता जा रहा है, ट्रेडिंग इसकी बाकी जो भी एक्सचेंजेस पर है ये ऑलरेडी वहां पर ट्रेडिंग अच्छी वॉल्यूम से चल रही है। अब वो तरस रहे हैं कि किस तरह से, क्या बहाना लिया जाए कि XRP को वापस अपने एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट किया जाए। अब अगर वो बिना इसका रिजल्ट जाने, मतलब जब तक इसका रिजल्ट नहीं आता है उससे पहले अगर वो इसको फिर से रीलिस्ट कर लेते हैं तो थूक के चाटने वाली बात हो जाएगी कि भैया तुमने पहले इसको डीलिस्ट क्यों किया, चलो तुम्हें डाउट था लेकिन अब रीलिस्ट क्यों कर रहे हो, रिजल्ट तो आया नहीं, शांति रखो, फिर रिजल्ट आने दो। तो अगर यहां पर SEC इस केस को जीत जाती है तो क्या होगा, तो बात यह आएगी कि क्रिस ब्रैड और रिपल लैब्स के पास उनकी जो पर्सनल होल्डिंग्स है XRP को लेके, वो होल्डिंग कभी भी एक्सचेंजेस पे नहीं उतर पाएगी। यानी कि वो एक पर्सनल बर्न हो जाएगा, वो टोकन्स खत्म हो जाएंगे, उनको मार्केट में नहीं उतारा जा सकता है। तो ये भी XRP के लिए अच्छी बात है, क्योंकि ऑलरेडी जो एक्सचेंजेस के ऊपर XRP सर्कुलेट हो रहा है उसको तो SEC भी बोल रहा है कि वो क्रिप्टो करेंसी है, लेकिन इनकी जो पर्सनल होल्डिंग्स हैं वो सिक्योरिटी हैं। ठीक है जी, उस सिक्योरिटी को जो पर्सनल होल्डिंग है उसको हम क्रश कर देते हैं, यानी कि वो सर्कुलेटिंग सप्लाई से हट जाएगा। सर्कुलेटिंग सप्लाई से हटेगा
तो ऑब्वियसली जो एक्सचेंजेस के ऊपर पैसा है उसका, जो एक्सचेंजेस के ऊपर XRP है उसका जो प्राइस है बूम हो जाएगा। तो बेनिफिट, अगर SEC भी केस जीती है तो बेनिफिट किसको मिला है? रिपल लैब्स को मिला है ना, XRP को मिला है। दूसरी चीज, दूसरी तरफ अगर XRP रिपल लैब्स इस केस को जीत जाता है तब क्या हुआ? तब तो ऑब्वियसली जब जीत गया तो भैया वैसे ही बल्ले बल्ले हो जाएगी लोगों की। अब तो लाइक इतने लंबे केस के बाद और SEC के साथ केस के बाद अगर वो जीत जाते हैं तो मार्केट में उनका नाम हो जाएगा। और जितनी भी नई एक्सचेंजेस भी खुली हैं इस दौरान 20 दिसंबर 20 के बाद अभी तक 2021 तक, वो सारी भी इसको एनलिस्ट कर लेंगी और ये इतने बड़े उसके बाद वापिस आएगा तो बहुत प्राइस बूम होगा। तो इन दोनों केसेस में ही जीतना किसने? जीतना भैया रिपल नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। अब बहुत सारे लोग जो ये बोल रहे हैं कि रिपल खत्म हो जाएगा, रिपल ने खत्म होना होता तो अभी तक खत्म हो जाता, क्योंकि SEC के पास ऐसा कोई भी प्रूफ नहीं है जिससे वो इस चीज को प्रूव कर सकें कि ऐसी रिपल ने सिक्योरिटीज के तौर पे इनको बेचा था। अब जब क्या बोलते हैं रिपल लैब के एडवोकेट ने उनसे ये पूछा कि तुम कोई प्रूफ तो जनरेट करो, कुछ डॉक्यूमेंट तो दो। अब क्या होता है कि जब दो पार्टीज आपस में केस करती हैं एक दूसरे के ऊपर, कोई किसी के ऊपर केस करता है तो किस बेसिस के ऊपर वो लोग केस कर रहे हैं उसकी डॉक्यूमेंटेशन सबमिट करनी होती है। वो कोर्ट के पास भी जाती है और वो जो दूसरी पार्टी है उनके पास भी जाती है। तो SEC ने रिपल लैब्स को कोई डॉक्यूमेंट प्रोवाइड नहीं किया उस केस का। अब जब रिपल लैब मांग रहा है कि यार दिखाओ तो सही तुम किस बेस पे कर रहे हो, तो वो कह रहे हैं कि नहीं वो कॉन्फिडेंशियल है, वो हम आपको नहीं दिखा सकते। चलो ठीक है, तुम्हारे कुछ डॉक्यूमेंट्स कॉन्फिडेंशियल है, मत दिखाओ, लेकिन कुछ तो दिखाओ। बोलते नहीं सारे के सारे कॉन्फिडेंशियल है। यार मतलब तुमको दिखाना कुछ नहीं है, तुम्हारे पास प्रूफ कोई नहीं है, लेकिन बस तुमको लड़ना है क्योंकि तुमको लगता है ऐसा हुआ है। अब उनकी हालत ये होगी है शायद SEC के उस वक्त के जो भी चेयरमैन रहे जिन्होंने ये सारी बसड़ स्टार्ट करी थी, अब शायद SEC को ये लग रहा है कि अगर इस वक्त हमने पैर पीछे खींच लिए तो बेइज्जती हो जाएगी। और जीतने का तो उनको भी पता है कि जीतने का उनके पास कोई चारा है नहीं, जीतने का कोई स्कोप ही नहीं उनका। तो उनको वही बढ़िया है कि कोर्ट की तरफ से वैसे बेइज्जती करवा लो, वो ठीक है, लेकिन अगर खुद ड्रॉबैक किया तो बहुत बेइज्जती हो जाएगी और उल्टा इनके ऊपर हो सकता है कार्रवाई शुरू हो जाए। बहुत सारी चीजों के लिए जहां पर SEC ने स्टार्ट किया था रिपल के ऊपर इन्वेस्टिगेशन, वहां पे अब उल्टा हो चुका है। रिपल SEC के ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर रही है कि भैया डॉक्यूमेंट निकालो, क्या प्रूफ है तुम्हारे पास कि जो कुछ भी हुआ वो तुम्हारा जिस तरह से तुम बोल रहे हो उसी तरह से हुआ। तो ये सारी चीजें अब शायद आपको भी ये चीज क्लियर होगी। अगर मेरे से कोई पॉइंट मिस हो गया और वो आपको पता है तो प्लीज उन्हें कमेंट में जरूर डालो, बताओ कि हाँ ये वाली पॉइंट, ये वाला कोई पॉइंट था जो मैंने मिस कर दिया है, ताकि नॉलेज इंक्रीज करनी है ना हमें, तो सिर्फ ज्ञान का आदान प्रदान करना है। तो आपके पास अगर कोई ऐसा पॉइंट है तो बताना। आई थिंक ये पूरा केस इतना ही है और अक्टूबर तक एक हियरिंग और होनी है इनकी, और अक्टूबर के बाद दोनों पार्टीज में से कोई भी पार्टी जो है वो नया प्रूफ, नया एविडेंस उसमें पेश नहीं कर पाएगी। तो ये लास्ट चांस होगा SEC के लिए भी कि वो कोई सॉलिड प्रूफ जनरेट कर पाए, कोई सॉलिड प्रूफ कोर्ट के सामने पेश कर पाए। नहीं तो ये केस जो है वो डिसमिस होने वाला है और XRP चाहे हारे या जीते इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन XRP ने मार्केट में अपना दबदबा बना रखा है और वो आगे भी बना के रखेगा। लेकिन हाँ ये बात कहीं पे वो नहीं है कि भैया वो ये दिसंबर में ये क्या बोलते हैं हमारा 2021 खत्म होने तक कि वो $500 चला जाएगा। सिस्टमैटिक ही चलती हैं सारी चीज़ें, जिस तरह से उसकी यूटिलिटी मार्केट में आती जाएगी, बैंक्स उसको यूज़ करना शुरू करेंगे, उसकी ट्रेडिंग चलेगी, बहुत सारी क्रिप्टो एक्सचेंजेस के ऊपर वेल लिस्ट होगा। तो ये बोल के चलो कि शायद 2022 तक हम इसको 10, 12, $15 तक देख सकें, लेकिन $500, $1000 माफ करो यार। और थोड़ा ना खुद से भी रिसर्च किया करो। YouTube पे आपको कोई भी कुछ भी बोल सकता है यार। मैं अभी बोलने लग जाऊं कि बिटकॉइन जो है वो 0 होने वाला है, तो वो नहीं होना है ना। और खुद से, इसीलिए हम हर बार बोलते हैं कि डू योर ओन रिसर्च, खुद से रिसर्च करो और खुद से चीज़ों को समझो। बाकी किसी को अगर मास्टर क्लास में ज्वाइन होना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप आ सकते हो, हमारी मास्टर क्लास ज्वाइन कर सकते हो और आपको वहाँ पे पूरा डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा कि उस मास्टर क्लास के अंदर एक्चुअली क्या क्या चीज़ें सिखाई जाएगी। ठीक, आपको वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, कुछ और लोगों तक ये वीडियो पहुँच जाएगा, कुछ और लोगों को इस केस के बारे में जानकारी मिल जाएगी। हाँ, सब्सक्राइब करना चाहो तो कर सकते हो, उसमें कोई ज़बरदस्ती नहीं है। ठीक है, चलो फिर अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक डू योर ओन रिसर्च। हर चीज़ के लिए कोई क्या बोल रहा है उस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको क्या लगता है, सिर्फ उसी चीज़ से फर्क पड़ता है।